हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखेंगे। तो आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में आज हम लोग संविधान से संबंधित लेक्चर देखेंगे, जो कि मात्र 10 मिनट का होगा और पूरा कंप्लीट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप आईएएस का भी यदि प्रीलिम्स दे रहे हैं तो 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही कंप्लीट वीडियो होगा। एम लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 में किया गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के बीच में है। आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलेंगे। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को देखेंगे, कल वित्तीय और राष्ट्रपति शासन को कंप्लीट देख लेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप 60 नोट्स भी बना सकते हैं मेंस के लिए। तो ये आपका उद्देश्य क्या है, आपातकाल का उद्देश्य क्या है, क्यों आपातकाल लगाए जाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है आपातकाल लगाने की। तो ये उद्देश्य आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देश की संप्रभुता, जो कि आपके प्रेम्बल में है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा को कायम रखने के लिए आपातकाल लगाया जाता है, ताकि कोई राज्य अपने आप में स्वतंत्र ना हो, कोई राज्य अपने आप में क्या हो, अपने आप में केंद्र से भी बड़ा ना हो। तो सभी के लिए ये आपातकाल लगाया जाता है ताकि संघीय से एकात्मक में परिवर्तन किया जाए। तो आपातकाल लगने पर जो संघीय व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है, एकात्मक में चेंज हो जाती है। तो केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाता है। इस बात को आपको याद रखिएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में है। तो सभी आर्टिकल आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। तो तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं 352 के तहत कौन कौन से तरह से आपातकाल, कितने प्रकार के। तो 3 प्रकार के, एक युद्ध के आधार पे, बाह्य आक्रमण के आधार पे और एक सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, जिसको आंतरिक अशांति कहा जाता था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे चेंज किया गया और सशस्त्र विद्रोह रखा गया नाम। तो ये जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसको बाह्य आपातकाल कहा जाता है। और यदि सशस्त्र विद्रोह यानी कि देश के अंदर ही विद्रोह हुआ है तो उसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल। तो ये बात याद रखना है दोनों आपातकाल के बारे में। और एक बात और कि आपातकाल की घोषणा तभी की जाएगी जब केवल मंत्रिमंडल, यहाँ पर ध्यान देना, पीसीएस या आईएएस में यहाँ पर ऐसे ही फंसाया जाएगा, मंत्रिपरिषद कुछ भी दे देगा। तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही लगाया जाता है। ऐसी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे तो लिखित होगा, ना कि मौखिक। ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि संपूर्ण देश में आपातकाल लग सकता है अथवा किसी एक भाग में लग सकता है। तो ये प्रावधान कब किया गया, इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद ही किया गया कि संपूर्ण देश या अथवा किसी एक भाग में भी, किसी एक राज्य में भी आपातकाल लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या होता था कि न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था राष्ट्रीय आपातकाल को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपातकाल की भी समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ये बात याद रखनी है। अनुमोदन और समयावधि क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अनुमोदन दोनों सभा में होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 30 दिन के अंदर होना पड़ेगा। तो 30 दिन के अंदर अनुमोदन होगा। पहले ये 60 दिन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये 30 दिन कर दिया गया है, याद रखिएगा। लेकिन आपका राष्ट्रपति शासन 60 दिन है अभी भी। वो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो कल देखेंगे। और कब तक जारी रहेगा, तो 6 माह तक जारी रहता है। यदि आप बढ़ाना चाहें तो पूरा अनुमोदन उसी प्रोसेस में फिर से होगा अनुमोदन, और विशेष बहुमत लगेगा यहाँ पर, साधारण बहुमत से नहीं होगा काम। तो विशेष बहुमत से होगा और साथ साथ पूरा अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। जैसे वित्तीय में दोबारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अनुमोदन दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके 6 माह तक आप अनंत काल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है। अब समाप्ति कैसे होगा, तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति कभी भी अपने अनुमोदन से समाप्त कर सकता है, कभी भी, या लोकसभा के सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर या राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के बाद क्या होगा, 14 दिनों के अंदर बैठक होगी, विचार विमर्श होगा, तो फिर वापस किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो क्या क्या प्रभाव होगा, ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, पीसीएस मेंस में तो 100% आता ही रहता है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होगा, आपातकाल लगने पर, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, तो उनकी कार्यपालिका में क्या प्रावधान होगा, विधायिका में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो केंद्र को, ये किसको प्राप्त हो रही है, केंद्र को, याद रखिएगा, केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि राज्य पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है किसके, सेंटर के, केंद्र के, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। ये बात याद रखना है आपको, निलंबित नहीं किया जाता है वो अपने। नेक्स्ट है आपका है कि विधायी शक्तियों में क्या परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो विधायी शक्तियों में क्या होता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पूर्ण नियंत्रण किसके पास जाता है, संसद के पास आ जाता है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है उस समय, और विधायिका जो होती है वो निलंबित नहीं होती है, निलंबित नहीं रहती, ये बात याद रखिएगा। और जब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया, केंद्र के पास, तब क्या हुआ, संविधान संघीय से एकात्मक रूप में परिवर्तित हो गया। तो कहते हैं, कभी पूछा जाता है कि कब संविधान संघीय से एकात्मक रूप में होता है परिवर्तित, तो जब आपातकाल की स्थिति आती है, तो इसी समय देखने को मिलता है। और ये राज्य सूची का जो विषय पे कानून बनाया जाता है वो 6 माह तक प्रभावी रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के बाद तक। इसके बाद ये खुद ही समाप्त हो जाएगा, तो ये बात याद रखनी है। तो 6 माह तक प्रभावी रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद भी। नेक्स्ट है नोट, कुछ पॉइंट देख लेते हैं वो क्या है उसके बारे में। तो उपरोक्त परिणाम जो अभी हमने देखा, वर्णित परिणाम दोनों लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन क्या किसी अन्य राज्य में भी विस्तारित हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, राष्ट्रपति तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगा, उसका विस्तार उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार किसी में भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऐसे ही आते हैं, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। अगला देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा LS, विधानसभा VS के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बाद में। तो यदि आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है विधि बनाकर। तो कोई विधि बनाएगा संसद, उसके तहत 5 साल से आगे एक समय में एक वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार साथ आप लोग 2-2 साल 3-3 साल तक संसद बढ़ा दे, तो ऐसा नहीं होगा। एक समय में एक ही वर्ष बढ़ाया जाएगा, और ऐसा अनंत काल तक किया जा सकता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। ऐसा कब किया गया, तो याद रखिएगा, समाप्त, याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट इसको पहले देखते हैं। तो समाप्ति के 6 माह बाद एंड हो जाएगा, तो 6 माह के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, ये भी बात याद रखिए। और ऐसा देखने को मिला था 5वीं लोकसभा कब, 1971 से 1977 तक। तो 2 बार बढ़ाया गया था, एक साल, क्योंकि समाप्त होना था 1975 में, लेकिन 76 और 76 और 7 भी चला, तो 2 सालों तक, एक साल तक 2 बार बढ़ाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। सेम ऐसे ही प्रोसेस किया जाएगा किसमें, आपके विधान सभा में। तो याद रखिएगा, विधानसभा में विधान परिषद नहीं करेगा या विधानसभा नहीं करेगा विधानमंडल में, तो ये करेंगे संसद द्वारा भी ऐसे ही प्रोसेस किया जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब देख लेते हैं कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे समय में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका वर्णन हमें 2 आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो जो 2 आर्टिकल हैं जो वर्णन करते हैं मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ये बात आपको याद रखनी है, 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 358 संबंधित है आर्टिकल 19 से, और अन्य हैं जो इतने फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल संबंधित है 359 से। तो ये बात याद रखनी है। आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है आर्टिकल 358। और ये बात याद रखना है कि ये स्वतः ही
क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो स्वतः ही निलंबित होते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि कब होते हैं, तो जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण हो तभी होंगे ऐसा काम। आंतरिक अशांति के दरे, तो आंतरिक अशांति के समय निलंबित नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19, सभी आर्टिकल 19, तो सभी मतलब सभी आपातकाल के जो 3 प्रकार के आपातकाल हैं सभी के तहत क्या होता है, आर्टिकल 19 क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं स्वतः ही, तो नहीं। 2 ही के तहत होते हैं, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के। तीसरा जो आपका है आंतरिक अशांति, उसके तहत सशस्त्र विद्रोह है जो, उसके तहत नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 359 में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी हो सकते हैं, तो 20-21 नहीं होंगे, ये बात यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर याद रखनी है 19 में 2 ही परिस्थितियों में ऐसा होगा, कब, जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण हो। अब देख लेते हैं आज का आखिरी पॉइंट क्या है। अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। एक बार आपका 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1972 में, 1971 में और 1975 में। तो ये बात याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी बार अभी तक लागू किया गया है, तो 3 बार, ये डेट भी याद होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और 13 तारीख को आप लोग पीसीएस का फुल मॉक टेस्ट देना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।